आज बात करेंगे विश्व इतिहास के बारे में, ठीक है? विश्व इतिहास पे बात करने से पहले कुछ स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी आपको मैं बता दूँ, क्या बस जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या ध्यान रखें? देखो मेंस की तैयारी करने के ना कुछ नियम हैं, ठीक? नियम नंबर 1 आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको याद दिला दूँ, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रूल नंबर 1 है आपका। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, बारे में। दूसरा सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसमें कि आप कहाँ से पढ़ेंगे इसको आप, ठीक? तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैसे पढ़ें इसको, है ना? कैसे पढ़ें का मतलब होता है नोट्स, है ना? पढ़ने का क्रम, रिवीजन करना, ठीक है? राइटिंग करना, ये सब इसका एक पार्ट हो जाता है, सब थोड़ा बहुत सीखें। 3 इम्पोर्टेंट स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है अलग से, आप जानते ही हैं आप सभी लोग, अभ्यास या प्रैक्टिस, ठीक है? आप कुछ भी पढ़िए, यदि अभी जैसे प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ, आपने जो भी पढ़ा उसमें से चीज़ें डिलीवर यदि आप कर पा रहे हैं जो आपको याद है, ठीक है? तो बहुत अच्छी स्थिति में आप नहीं कर पा रहे हैं डिलीवर, पढ़ना एक तरफ है क्योंकि एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप जो भी पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों को मेमोराइज़ कर, अंडरस्टैंड कर एग्ज़ाम तक ले जाएँ और वहाँ जाकर के उसको एकदम शांत मन से परफ़ॉर्म कर दें उसको टाइम के अंदर। डिसीज़न वहाँ लेना पड़ता है, वो काम कर लेंगे तो एग्ज़ाम निकलना मतलब आपको लग जाएगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम मैनेज कर सकते हैं। आसान तो खैर कभी नहीं होता है, इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ये तो सब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी ऑप्शन होते हैं। 4 में पहचानना है हमें, यहाँ तो बहुत चीज़ों को समझना होता है, लिखना होता है ना? तो कैसे पढ़ें यानी बहुत ज़रूरी होता है उसको समझें, नोट्स बनाएँ, पढ़ने का क्रम क्या हो, रिवीज़न, राइटिंग, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, थोड़ा इसका ध्यान रखिए। पहले एक बार मैं विश्व इतिहास के बारे में आपको बता दूँ, इसी ढर्रे पे, है ना? देखिए, हम लोग सिलेबस की बात करें तो 2013 में पहली बार आपका ये पैटर्न आया था, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ था। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बीच-बीच में सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता रहा है। इस समय विश्व इतिहास का वही सिलेबस जो 2013 में था। बीच में 2-3 टॉपिक इसमें से हटा दिए गए थे, थोड़ा लोड कम कर, वापस से विश्व इतिहास का लोड थोड़ा बढ़ा दिया गया टॉपिक पर। कौन-कौन से टॉपिक है ज़रा एक बार आप नोट कर लेंगे आप सब? पता है ही, फिर भी नोट कर लें आप सभी लोग। एक टॉपिक है आपका पुनर्जागरण, रिनेसा। दूसरा टॉपिक है आपका धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है? तीसरा टॉपिक है, तो देखेंगे 3 क्रांतियों की बात की गई है इसमें। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ठीक है? टॉपिक आप देखेंगे तो अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ठीक? और फिर इसके बाद साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, एक टॉपिक दिया हुआ है पढ़ने के लिए आपको, और एक लास्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो है दोनों विश्व युद्धों का प्रभाव। जागरण, धर्म सुधार, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और दोनों विश्व युद्धों का प्रभाव। ये टॉपिक साफ-साफ इसमें मेंशन है देखो। पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो आपका टॉपिक है ना, ये एक तरह से समझ लो आप 14वीं 16वीं सदी का टॉपिक है, ठीक? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति जो आपका टॉपिक है,
ये आपका 18वीं सदी का टॉपिक है, ठीक है? ये आपका 18वीं सदी का टॉपिक। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद वैसे तो बहुत इसका सिलेबस थोड़ा वाइड है, बट मेजर टॉपिक आपका ये भी देखोगे 19वीं सदी का है। एक आधा प्रश्न भी पूछे गए हैं और दोनों विश्व युद्धों का प्रभाव देखोगे आप तो ये टॉपिक आपका 20वीं सदी का है। इंटरेस्टिंग है, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, ठीक है। 18वीं सदी, 19वीं सदी, हर सदी से कुछ ना कुछ एक टॉपिक। ऐसा सिलेबस क्यों बनाया है ये तो आयोग के एक्सपर्ट ही बताएँगे क्या चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। बट कोई इसमें कड़ी एक होता है ना टॉपिक को हम पढ़ें तो कुछ लिंक हो उसके पीछे मतलब कुछ क्या हम समझें, एक समझ बनाएँ। जैसे आईएएस का सिलेबस है 18वीं सदी से लेके वर्तमान तक, तो वहाँ एक कड़ी बन जाती है कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ कर देता है ना 14वीं सदी से 18वीं सदी तक टॉपिक दे देता है या 18वीं ऐसे करके, तो कड़ी नहीं है। जैसे आपने पुनर्जागरण धर्म सुधार दिया, यहाँ और भी कई टॉपिक है जो साथ में जुड़ जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया फ्लो बनता है समझने। फिर भी आयोग पे ऐसे बात आयोग पे नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने भी सिलेबस बनाया, उनका दृष्टिकोण मुझे नहीं पता है। हो सकता है वो चाहते हों कि भई कुछ-कुछ महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण बातों को बच्चे जानें, मेबी भई वो सब अनुभवी लोग ही होते हैं तो उनके बारे में अब क्या कहना बट सिलेबस कुछ थोड़ा आधा-अधूरा सा है तो कैसे पढ़ें वाला जो तरीका है ना समझने में, समझ तो जाएँगे आप, बट विश्व इतिहास टॉपिक ऐसा है ना कि बड़ा मज़ेदार तरीके से कनेक्ट होता है एक-दूसरे से, वो कनेक्शन यहाँ नहीं दिखेगा। चलिए, फिर भी जो होगा हम अभी देख लेंगे हम। ये है आपका सिलेबस विश्व इतिहास को लेकर के, ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के साथ हमने लिखा है पीवाईक्यू। मेंस के पीवाईक्यू को आप देखेंगे आप, तो आपको पता है जो आपका पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, आप सभी को पता है कि 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक 10 अंक के, ठीक? पीवाईक्यू को देखेंगे आप 2013 से लेके लास्ट 2023-24 तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है आरएस का, जितने भी 4-5 पेपर हुए हैं, हर एक साल विश्व इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? कोई ऐसा साल नहीं जब प्रश्न नहीं पूछा गया हो। आप देखोगे हम लोग बात करें हम लोग, तो 2 अंक, 5 अंक और 10 अंक, है ना? लगभग यहाँ 15 वर्ड्स में लिखने होते हैं हमें, शब्दों में, यहाँ लगभग 50 शब्दों में और यहाँ लगभग 100 वर्ड्स में, शब्दों में हमें लिखना है। विश्व इतिहास में भी तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक? विश्व इतिहास में भी तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक, 5 अंक और 10 अंक, ठीक? तो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्व बिल्कुल महत्व रखता है क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है, कुछ घटनाएँ हैं, हम पढ़ाने के साथ-साथ आपको समझाएँगे, 2 अंक से भी सवाल पूछे गए, 5 अंक से भी पूछे गए, 10 अंक से। हर सेक्शन में सवाल, कम से कम 2 सेक्शन में तो सवाल होता ही है, ठीक? थोड़ा इसको नए सिरे से देख लें एक बार हम। अभी सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं आपसे, हम पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं। देखिए, जो आपका जीएस है ना? टोटल जीएस इवन इंग्लिश, हिंदी को मान लें हम, टोटल हम आरएस की बात करें, हम मेंस की बात करें, रिटन एग्ज़ाम की बात करें हम, आप सबको पता है ही कि ये 800 मार्क्स का है, ठीक? पिछले 3 साल लास्ट 3 ईयर देखेंगे आप 800 मार्क्स का है आपका। पिछले 3 साल में आप मेंस का पैटर्न देखेंगे आप, अभी जैसे लास्ट देखेंगे आप तो जनरल स्टूडेंट्स का मैं बता रहा हूँ 262 नंबर, इसके पहले 312 या 314 कुछ ऐसा था नंबर, फिर 332 से पहले जाएँगे आप। यानी 800 नंबर में जिस जनरल स्टूडेंट्स को ये नंबर आ गए हैं, ठीक, 262 या 312 या 332, हालाँकि लास्ट ईयर तो बहुत कम नंबर गया है। उससे पहले 312, 332, 300 प्लस के आस-पास रहे।
ठीक, जिन बच्चों को ये नंबर आ गए वो इंटरव्यू दे। आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी कट ऑफ मार्क्स होता है, कट ऑफ मार्क्स से यदि आप 50 प्लस अधिक नंबर 50 प्लस अधिक नंबर ले आते हैं एग्ज़ाम में, तो सिलेक्शन की संभावना और रैंक की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे किसी बच्चे को 262 नंबर आया सपोज़ दैट, ठीक? यदि उसी बच्चे को मान लीजिए 312 नंबर आ गया और जिन तो 62 के ऊपर सारे इंटरव्यू 312 आ गया, 315 आ गया, 300 लास्ट वाले एग्ज़ाम में, तो उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, रैंक की संभावना बढ़ जाती है, यदि इंटरव्यू में औसत से थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म 50% से यदि ऊपर नंबर हैं, 60%, 65% नंबर हैं, इवन 70% नंबर भी आएँगे इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि जितना ऊपर नंबर है प्लस 50 जो कट ऑफ जाता है। तो आप ज़रा सोचिए एक बार, 800 नंबर में 262 नंबर की हम मान लीजिए हमने रख लिया एक तरह से 300 नंबर का आंकड़ा हमने बना लिया। एक 800 नंबर में 300 नंबर हमने मान लिया मोटे तौर पे एक रख लेते हैं हम बीच का। 312 भी नहीं, 262 भी नहीं, 300 नंबर। अब अंदाज़ा अनुमान ऐसे लगा लीजिए आप एक बार कि 800 नंबर में 300 नंबर के आस-पास रहने का मतलब है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब एक बीच का लाइन ले रहा हूँ मैं ऐसे समझाने के लिए, ठीक? और 4 पेपर हैं आपके 200, 200, 200 एंड 201। चारों में आपको 100-100 नंबर आ जाए यदि 100-100 मार्क्स आ जाएँ, कितने होते हैं? 400 नंबर। लिखने में कितना आसान लग रहा है, कह रहे 50% नंबर भी नहीं आएँगे। लिखने में बहुत आसान होता है बट एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना बहुत मुश्किल है। चारों में आप केवल 75-75 नंबर आप मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया। कितने नंबर हो गए आपके ये? 300 नंबर। 200 में 75 नंबर यानी 200 में यदि हम 100 नंबर लेकर के आ देते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्कोर। 100 200 में 100 नंबर लेकर आ जाना बहुत ही अच्छा स्कोर। 75 से 100 के बीच में हम कहीं रहते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा था ताकि आपको ध्यान रहे। यानी किसी भी पेपर में आप 75 से 100 के बीच में रहते हैं, ठीक है? तो आप समझिए चारों पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 75 से 100 के बीच में आप दौड़ रहे हैं, लोअर लिमिट 75 है आपका, बट केवल 75 से बात नहीं बनेगी, कभी 312 भी कट ऑफ जा रहा है, 300 जा रहा है। तो 75 से 100 के बीच में आप हैं, तो मिनिमम 75 नंबर तो आने ही चाहिए। यदि आपको इंटरव्यू देना है तब आपको ठीक है, कलेक्शन लेना है तब 262 के हिसाब से तो 75 बहुत अच्छा नंबर है। बट नंबर यदि कम आ रहे हैं इसका मतलब पेपर का लेवल वैसा है और मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट की जा रही है। बोलना बहुत आसान होता है बट इतना आसान नहीं होता कि हम नंबर उस तरह से पाएँ। यानी एक चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में 50% नंबर 47-48% नंबर रेयर लोगों को आते हैं। 45% नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है, आप ये मान लीजिए। किसी पेपर में आप 45% नंबर लेकर के आते हैं आप, एक और बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है? ये तो हो गया नंबर का खेल। अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे 350 के आस-पास नंबर लाने हैं। 90 में इसलिए कह रहा हूँ 45% 360 के आस-पास आपका हो जाएगा किसी आप दिमाग में रख के चलिए कि मुझे 45% को अभी जो आरएस का ट्रेंड चल रहा है उसमें देखो टारगेट हमें बड़ा ही रखना होगा,
प्रतियोगिता परीक्षा है, चीज़ें बदलती रहती हैं, बच्चे मेहनत करते रहते हैं। हम कोई भी ऐसा टारगेट रख कर के अपने आप को कंफर्टेबल ना रखें। 45% ठीक, ये आरएस के बारे में एक जनरल आइडिया दिया आपको रिटर्न पे। आइए,